अच्छा जी, आई होप आप सबने ज्वाइन कर लिया होगा। अच्छा जी, लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे डायग्नोसिस गाइडलाइंस फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कैरी। सो हमने उसमें बात की टेक्सचर की, हमने बात की कॉन्टोर की, कॉन्टोर या कैविटेशन की, टी सी हो गया, डी से डिस्टेंस फ्रॉम द जिंजिवल मार्जिन, और सी से कलर। ठीक है, तो 4 चीजों की हमने बात कर ली है, ये टेक्सचर, कॉन्टोर या कैविटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम द जिंजिवल मार्जिन और कलर। कलर को हमें पता ही है, जितना ज्यादा डार्क होगा उतना ज्यादा रेस्टेड के चांसेस हैं, जितना ज्यादा लाइट टैन होगा उतने ज्यादा एक्टिवेटेड लीजन के चांसेस हैं। ठीक है, देन कमिंग टूवर्ड्स distance from the gingival margin, it is, if it is away from the gingival margin, it means there are less chances of activity. ठीक है, जितना ज्यादा करीब होगा gingival margin से उतना ज्यादा प्लाक accumulation के chances हैं, वहां से प्लाक वॉश ऑफ नहीं होगा। ठीक है जी, फिर आ जाएं आप कैविटेशन पे। कैविटेशन की मैं बात कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आई वांट समवन टू आंसर दिस। कब कहते हैं कि रूट कैरियस लीजन एग्जैक्टली कैविटेट हो गया है? व्हाट इज द क्राइटेरिया कि हम बोलेंगे कि कैविटेटेड है और ये नॉन कैविटेटेड है, या कैविटेटेड है और रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट करना चाहिए, और कैविटेटेड नहीं है और रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट करना नहीं चाहिए? कोई एक पैरामीटर है या कोई एक वैल्यू है जिसकी बेसिस पे ये हम वो कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं? डायमेंशन। हाँ जी, दोबारा बोलिएगा। आप बताओ। हाँ जी, क्या पैरामीटर है जिसकी बेसिस पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है? कैविटेशन, हमने बात की नो कैविटेशन और यस कैविटेशन, कैविटेशन है और नहीं है कैविटेशन। तो हम कब बोलेंगे कि कैविटेशन है और कब बोलेंगे कैविटेशन नहीं है? तो बता सकते हैं? सर मैं कोशिश कर रहा हूँ आंसर करने की, शायद मेरा जवाब सही है शायद नहीं। सर मेरा ख्याल है कि जब डेंटिन इन्वॉल्व होती है तो हम कहते हैं कि वो कैविटेटेड है। अगर सीमेंटम तक है तो वो नॉन कैविटेटेड होगी, या उसको हम कैविटेटेड नहीं कह सकते, उसको हम शायद रीमिनरलाइज कर सकते हैं। और अगर डेंटिन इन्वॉल्व हो गई D1 या D2 तक आ गया तो हम कहते हैं कि कैविटेटेड है। सो व्हाट इज द एक्चुअल पैरामीटर जिसकी बेसिस पे आप कह रहे हैं? कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन सीमेंटम एंड डेंटिन विथ योर नेकेड आई? सर हम प्रोब की डेप्थ से कर सकते हैं। हाँ जी, आई एम सॉरी, जी 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 सीमेंटो बोले। इनेमल जंक्शन सर, सीमेंटो इनेमल जंक्शन से जो है वो पैरामीटर है, मतलब हम उससे मेजर करेंगे कि अगर जितना वो सीमेंटो इनेमल जंक्शन से ऊपर या उसके होगी तो हम मतलब वो मोस्ट चांसेस, ज्यादा चांसेस हैं उसको सर रेस्टोर करने के। और अगर वो जितना सीमेंटो इनेमल जंक्शन से नीचे जाते जाएंगे सर उतने ही चांसेस कम होंगे उसको रेस्टोर करने के। ठीक है, ठीक है, आपकी पॉइंट, मैं सवाल पूछना ये चाह रहा हूँ कि कोई डेप्थ है, कोई मिलीमीटर की डेप्थ है जिसकी बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि इतना मिलीमीटर है तो अब इसको रिस्टोर करना है, और इतना मिलीमीटर है तो उसका मतलब ये कि चांसेस हैं कि रीमिनरलाइज कर दें इसको? ये आप लोग पढ़ चुके हैं, ये कैरीज के चैप्टर में डॉक्टर जाजिब ने बताया है। द रीजन आई एम आंसरिंग, द रीजन आई एम आस्किंग, अगर प्रोब स्टिक हो रहा होगा कैविटेट कहेंगे, बिल्कुल, अगर प्रोब स्टिक हो रहा होगा तो कैविटेटेड कहेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोब स्टिक हो रहा हो लेकिन वो कैविटेटेड ना हो अब तक, और आप स्टिक कर करके उसको कैविटेटेड बना दें। तो आंसर इज, अगर 0.5 मिलीमीटर से ज्यादा डेप्थ होगी, इफ इट इज ग्रेटर देन 0.5 मिलीमीटर तो इट इज कंसिडर्ड कैविटेटेड। ग्रेटर देन 0.5 मिलीमीटर डेप्थ होगी तो कंसिडर करेंगे कि ये कैविटेटेड है। ठीक है, कैरीज वाले चैप्टर में एक एल्गोरिथम बना हुआ है जिसमें ये बहुत अच्छी तरह से मेंशन है, लेस देन 0.5 मिलीमीटर एंड ग्रेटर देन 0.5 मिलीमीटर। ठीक है जी, आगे हम रूट कैरीज इंडेक्स पढ़ेंगे, उसमें भी ये बात आ जाएगी। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं, हम जितनी अब तक बातें की हैं हमने उसके बाद अब बात कर लेते हैं रिस्क बेस्ड कैरीज की। रिस्क बेस्ड
कैरीज असेसमेंट। क्यों करवाने की जरूरत है रिस्क बेस्ड कैरीज असेसमेंट? नॉर्मल कैरीज में तो वैसे भी रिस्क बेस्ड कैरीज हमने पढ़ी है, कैमरा भी पढ़ा है, कैरीज कैमरा का रूल भी पढ़ा है हमने, और हमने पीटीपीएम भी पढ़ा है वहां पे, ठीक है। और रिस्क बेस्ड असेसमेंट, ये सारी रिस्क बेस्ड असेसमेंट पढ़ चुके हैं कैरीज में नॉर्मली, ठीक है, जो चैप्टर आपका 4 या 5 में है। अब ज्यादा इंपॉर्टेंस रूट कैरीज में क्यों है रिस्क बेस्ड की? इसीलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये सर का दर्द है हमारे रूट कैरीज, बिकॉज ये ऐसी कैरीज नहीं है जिसको बहुत अच्छी तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंट्रिंसिक बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो आगे हम बातें बताएंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि उन पेशेंट्स को जो हाईली रिस्क पे हैं उनको पहले से आइडेंटिफाई कर लिया जाए, ताकि नॉन इन्वेजिवली इसको मैनेज कर लिया जाए, ठीक है जी। तो उन इंडिविजुअल्स, रिस्क बेस्ड कैरीज असेसमेंट का मेजर फायदा क्या है, क्यों कर रहे हैं हम? ताकि उन लोगों को हम आइडेंटिफाई कर लें जिनको चांसेस हैं रूट कैरीज होने के, यानी कि लो सलाइवरी फ्लो है पेशेंट का, डायबिटिक है पेशेंट, मेडिसिन ऐसी मेडिकेशंस पे, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हिस्टामीन्स, एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशंस, जिनकी वजह से देयर इज चांसेस कि उसकी सलाइवरी फ्लो रेट कम होगा, कैरी ज्यादा होगी, ठीक है। जो रेडियोथेरेपी वाले पेशेंट्स हैं, वो पेशेंट जो पुअर प्लाक कंट्रोल रखे हुए हैं, वो पेशेंट जो फ्लोराइड यूज नहीं करते, वो पेशेंट्स जो के कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज के साथ हैं, वो सारे पेशेंट्स को पहले से ही आप आइडेंटिफाई कर लें और उनमें आप प्रिवेंटिव मेजर्स शुरू कर दें। क्यों प्रिवेंटिव मेजर्स शुरू कर दें? ताकि आपको उनको बाद में रूट कैरीज को झेलना ना पड़े, ठीक है जी। तो ये इस वजह से हम कम करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हम देखते हैं, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स में 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स आते हैं जिनकी बेसिस पे हम रिस्क उनको हम हाई रिस्क कह देते हैं। एक तो पहला वो डेंचर वेरर हो, ठीक है। दूसरा उसके प्लाक लेवल्स बहुत ज्यादा हो, ठीक है। और जब आपने उसको देखा है पहली दफा तो तब भी उसको रूट कैरीज मौजूद हो, तो ये पेशेंट हाई कैरीज रिस्क में आ जाएगा। रिमेंबर, treating the caries or repairing the lesion is not only the cure, you actually have to manage caries. caries की मैनेजमेंट करनी है। caries की मैनेजमेंट उसको फिल कर देना या रिपेयर कर देना नहीं है, ऐसा प्रोटोकॉल फॉलो करवाना है जिसकी वजह से दोबारा कैरियस लीजन ना हो या दोबारा रिकरेंट कैरीज ना हो। तो उसकी प्लाक इंडेक्स को बेहतर करना है, ठीक है। जो दांत उसके मौजूद हैं, उन दांतों में जो ओवरहैंग फिलिंग्स हैं उनको रिमूव करना है, ठीक है। और उसको सलाइवरी सब्स्टिट्यूट्स भी देने हैं, ठीक है। और जो कैरियस लीजन मौजूद है उनको फिल करना है। इनकी वजह से वो हाई रिस्क पेशेंट में मजीद कैरीज होने से बच सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं रिस्क असेसमेंट के लिए, जिसमें आप प्लाक इंडेक्स यूज कर सकते हैं, आप स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस के लेवल्स चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कितना फ्लोराइड एक्सपोजर है पेशेंट के मुंह में, ठीक है। इसके अलावा आप कोई देख सकते हैं कि कोई उसको ऐसा तो नहीं है कि वो पहले कोई कैरीज एक्सपीरियंस रह चुका है, या डीएमएफटी डिकेड मिसिंग फिल टीथ उसके सीएमएफटी स्कोर ज्यादा है। तो ये सारे बेसिस पे रिस्क बेस्ड कैरीज असेसमेंट हो सकती है। तो पेपर में सवाल क्या आ सकता है, ठीक है, हाउ विल यू असेस द पेशेंट ऑन risk how will you assess the patient on risk basis, ठीक है। रिस्क बेसिस पे किस तरह पेशेंट को असेस करेंगे, तो उसमें वो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे कि पेशेंट का प्लाक लेवल ज्यादा है, वो डेंचर वेरर है, ठीक है, नंबर ऑफ टीथ उसके कम मौजूद हैं, ठीक है। इसके अलावा सलाइवा उसका स्टिमुलेटेड नॉन स्टिमुलेटेड सलाइवरी फ्लो रेट, अनस्टिमुलेटेड सलाइवरी फ्लो रेट कम है। ये सारे इसके रिस्क बेस्ड कैरीज में आ जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने जो अब तक बातें की हैं उनमें सबसे पहले हमने रूट कैरीज की डेफिनेशन की बात कर ली, देन वी टॉक्ड अबाउट द कॉज ऑफ रूट कैरीज, ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं कैरीज के, वो जो हमने 18 पॉइंट डिस्कस किए, बायोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड इंट्रिंसिक, ठीक है, एक्स्ट्रा ओरल, ये सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए। किताब में 23 पॉइंट्स लिखे, मैं कोशिश करेंगे 23 पॉइंट्स को अच्छी तरह गो थ्रू करें ताकि लिख सकें आप, ठीक है जी। इसके बाद हमने बात कर ली कौन से ओरल कौन से बैक्टीरिया हैं जो करवा सकते हैं,
ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट हाउ टू डायग्नोस रूट कैरीज, ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट के क्या रिस्क बेस्ड कैरीज असेसमेंट क्या होती है, ठीक है जी। तो ये रिस्क, अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे नॉन इन्वेजिव मैनेजमेंट, ठीक है जी। हम बात करेंगे नॉन इन्वेजिव मैनेजमेंट की। कोई बता सकता है नॉन इन्वेजिव मैनेजमेंट में क्या होता है? सर इसमें रीमिनरलाइजेशन होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त, ठीक है जी। रीमिनरलाइजेशन होती है नॉन इन्वेजिव मैनेजमेंट ऑफ कैरीज में। उसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है जिसको आपने हाई कैरीज रिस्क, आपने उसको कर दिया है, क्लैरिफाई कर दिया है कि हाई कैरीज रिस्क में आ रहा है क्योंकि सारे रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो आप उसको, उस पेशेंट को किस तरह मैनेज करेंगे? अब आप उस पेशेंट को प्रिवेंट करेंगे। सबसे पहले जो पहला गोल है ना, वो है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, ठीक है। याद रखें, इन पेशेंट्स में, जो पेशेंट्स इस तरह के आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, डाइट, हाइजीन, फ्लोराइड मेंटेनेंस, बिल्कुल यही सारी चीजें आएंगी इसमें, ठीक है। तो पहली जो चीज है ना, वो है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। ऐसा पेशेंट जो कि रूट कैरी ससेप्टेबल है, उसकी मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग करेंगे, उसको बताएंगे, उसको एहसास दिलाएंगे कि ये इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है ओरल हाइजीन मेजर्स फॉलो करने की। क्योंकि जब तक आपने मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग करके उसको मोटिवेट नहीं किया, और आप उसको कितना फ्लोराइड रिंस दे दें, आप बोलें कि एवरी डे तुमने फ्लोराइड रिंस यूज करना है, ठीक है, एवरी डे तुमने महीने में 4 दफा आकर एपीएफ करवाना है, एसिडुलेटेड फॉस्फेट फ्लोराइड करवाना है, वो नहीं करेगा। जब तक वो नहीं अटेंड करेगा आपकी ओपीडी, जब तक आप उसको मोटिवेशनल इंटरव्यू ना करें, नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें नॉन इन्वेजिव मैनेजमेंट में आती हैं एग्जैक्टली। सबसे पहले तो ये है कि मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग करेंगे और पेशेंट के माइंडसेट को चेंज करेंगे, ये भी पार्ट ऑफ द प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? 3 तरह की प्रिवेंशन होती है, एक प्राइमरी प्रिवेंशन होती है, एक सेकेंडरी प्रिवेंशन होती है, एक टर्शियरी प्रिवेंशन होती है। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होती है कि लीजन अब तक मौजूद नहीं है लेकिन पेशेंट ससेप्टेबल है, उसको प्राइमरीली मैनेज कर लिया गया। प्राइमरी मैनेजमेंट में क्या होगा कि आप उसको ओरल हाइजीन मेजर्स दे देंगे और उसको ब्रशिंग टेक्निक सिखा देंगे, ठीक है, और उसको बोलेंगे कि आपने क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉशेस यूज करना है, ठीक है, और आपने ये इस मुझे अटेंड करना है सो आई कैन चेक ऑन योर कैरीज एक्सपीरियंस के कोई कैरीज डेवलप तो नहीं होगी। देन वी हैव सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है कि अब लीजन डेवलप हो गया है, अब आपने अरेस्ट करना है उसको और मजीद लीजन होने से बचाना है। और थर्ड ये टर्शियरी प्रिवेंशन, ये टर्शियरी प्रिवेंशन ये कि अब सारे लीजन हो चुके हैं, आपने उनको रिस्टोर करना है और आपने देखना है उनको दोबारा रिकरेंट कैरीज ना। तो प्रिवेंशन को 3 चीजों में डिवाइड कर दिया है, प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन, ठीक है जी। अब क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किस किन चीजों पे आप काम कर सकते हैं? पेशेंट की हाइजीन पे काम कर सकते हैं, ठीक है। हाइजीन पे क्या काम करेंगे आप? उसकी आपने टर्शियरी प्रिवेंशन क्या है, क्या ट्रीटमेंट है? सॉरी, टर्शियरी प्रिवेंशन ये है कि जो एस्टैब्लिश डिजीज है, अब उसको रूट कैरीज हो गई है, एस्टैब्लिश हो गई है रूट कैरीज, अब उस रूट कैरीज को आपने ट्रीट करना है कंप्लीटली और प्रिवेंट करना है कि सेकेंडरी कैरीज ना हो। ओके ओके ओके, ठीक है जी। सेकेंडरी में यह था कि आपने डिटेक्ट कर लिया कि लीजन डेवलप हो गया, भाई एक लीजन डेवलप हुआ, आपने डिटेक्ट कर लिया डेवलप हो गया, अगर वो कैविटेटेड है तो उसको फिल कर दें, अगर वो नहीं कैविटेटेड है तो प्रिवेंट कर लें। प्राइमरी में क्या था कि आपको सिर्फ फैक्टर्स मिल रहे हैं, रिस्क फैक्टर्स आए हैं, सलाइवरी फ्लो कम है उसका, मेडिकेशन ले रहा है वो, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लो है, डेंटल ओपीडी अटेंडी नहीं है, अटेंड नहीं करता डेंटल ओपीडी, ठीक है, तो उसमें आपने उस पेशेंट को मैनेज करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाए आप क्या क्या काम करेंगे नॉन इन्वेजिव मैनेजमेंट में एग्जैक्टली। सबसे पहले आती है डाइट। उसकी ऐसी डाइट करेंगे, उसको कोशिश करेंगे कि उसकी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, जो भी शुगर्स ले रहा है वो ऐसी शुगर्स लेना शुरू कर दे जिनको बैक्टीरिया नहीं तोड़ सकता, ठीक है। लाइक जाइलेटॉल लेना शुरू कर दे, अगर शुगर यूज ही कर रहा है तो जाइलेटॉल यूज कर ले। जाइलेटॉल कौन सी शुगर है? वो एक ऐसी शुगर है जो कि जिसको बैक्टीरिया नहीं तोड़ सकता, बैक्टीरिया उसको नहीं तोड़ेगा तो एसिड्स नहीं प्रोड्यूस होंगे, ठीक है जी। इसके अलावा टूथ ब्रशिंग स्टार्ट कर दे और इंटरडेंटल क्लीनिंग स्टार्ट कर दे, टूथ ब्रशिंग स्टार्ट कर दे, इंटरडेंटल क्लीनिंग स्टार्ट कर दे। इसके अलावा फ्लोराइड
रिंसेस स्टार्ट कर दे, या अगर कैरीज उसमें हाई कैरीज रिस्क का पेशेंट है तो फ्लोराइड कौन सी यूज करेगा, बता सकता है कोई? कौन सा फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करेगा, कितने ppm का? कोई बता सकता है? कितने ppm का फ्लोराइड यूज करना चाहिए उसको? फाइव 5000 ppm का यूज करना चाहिए। अब कोई नाम बता दे इसका टूथपेस्ट का। डॉक्टर जाजिम मेमन ने अपने लेक्चर में भी बताया था, ड्यूराफैट नाम है इसका, ठीक है। इसका वार्निश भी आता है और इसका टूथपेस्ट भी आता है। 5000 ppm का ड्यूराफैट का टूथपेस्ट होता है, ठीक है। नॉर्मल टूथपेस्ट से ज्यादा, नॉर्मल टूथपेस्ट में हमारे पास कितना होता है? नॉर्मल टूथपेस्ट में हमारा 1500 ppm तक होता है, ठीक है। 5000 ppm का ड्यूराफैट कोलगेट का टूथपेस्ट आता है, वो इन पेशेंट्स में देंगे। इसके अलावा ड्यूराफैट वार्निश भी आता है, वो कितने ppm होता है, कोई बता सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लोराइड वार्निश के ppm। ये पूरा वाइवा हो जाता है आपका इसके IMM का। सर एक चीज पूछनी है, ये ड्यूराफैट जो टूथपेस्ट है इसका कमर्शियल नेम क्या है? ड्यूराफैट ही है, कोलगेट का है। ओके जी, ठीक है। इसका वार्निश भी आता है, वार्निश 22,600 ppm का वार्निश होता है इसका। ओके जी, जबरदस्त, वेरी नाइस डॉक्टर मुजीब। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा क्या यूज करेगा वो? सलाइवरी सब्स्टिट्यूट यूज करेगा, ठीक है, और डेंचर हाइजीन रखेगा। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी? सलाइवरी सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। ये सारी चीजें आ जाएंगी नॉन इन्वेजिव मैनेजमेंट ऑफ कैरीज में। अब पेपर में क्या सवाल आता है ये बताना आपको जरूरी है, ठीक है। पेपर में सवाल आता है, व्हाट आर द प्रिवेंटिव एंड कीमोथेरेप्यूटिक स्ट्रेटजीज टू मैनेज रूट कैरीज। क्या सवाल आएगा? प्रिवेंटिव एंड कीमोथेरेप्यूटिक स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट रूट कैरीज। उसमें क्या क्या आ जाएंगी? प्लाक कंट्रोल करेंगे, डाइट मॉडिफाई करेंगे, टॉपिकल फ्लोराइड यूज करेंगे, और एंटी माइक्रोबियल्स यूज करेंगे ताकि रूट कैरीज ना हो। क्या चार चीजें हैं? कोई रिपीट करेगा? क्या चार चीजें आ जाएंगी प्रिवेंटिव एंड कीमोथेरेप्यूटिक स्ट्रेटजीज में? प्लाक रिमूवल, नेक्स्ट बताए कोई? डाइट मॉडिफाई करेगा, यानी xylitol लेना शुरू कर देगा डाइट में, ठीक है जी। तीसरा यह है कि फ्लोराइड, टॉपिकल फ्लोराइड यूज करेगा, और एंटी माइक्रोबियल्स यूज करेगा। एंटी माइक्रोबियल्स में कौन सा एंटी माइक्रोबियल है आजकल जो बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है, जिसके बारे में पेपर में सवाल भी आता है, कोई बता सकता है? मैं फुल शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, इसका फुल फॉर्म क्या है? सर ये सिल्वर डायमीन समथिंग ऐसा कुछ है, सिल्वर डायमीन फ्लोराइड, ठीक है। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी कोशिश की थी कि सिल्वर डायमंड फ्लोराइड पे बोल सकूं, लेकिन सिल्वर डायमंड फ्लोराइड का दिमाग से नाम निकल गया। ये बता दे कोई कि कितना ppm फ्लोराइड होता है इसमें? $44,800 ppm फ्लोराइड होता है इसमें, ठीक है। और SDF यूज करते हैं हम 38% में, 38% कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं SDF। और इसका फ्लोराइड कितना होता है? 44,800 ppm फ्लोराइड होता है, ठीक है जी। और सर एक चीज कंफर्म करनी है कि ये जो सिल्वर डायमीन फ्लोराइड है ये शायद बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक होता है और उनको रिप्रोड्यूस होने नहीं देता, इसका मैकेनिज्म ये है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, और ये पूछते भी हैं एग्जाम्स में, और आपके IMM में भी सवाल आ चुका है इसका।
तो सिल्वर डायमाइन फ्लोराइड एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो एक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर सिल्वर मौजूद है, अमाइन मौजूद है और फ्लोराइड मौजूद है। सिल्वर का काम इसमें क्या है कि सिल्वर बैक्टीरिया के अंदर घुस जाता है और बैक्टीरिया के अंदर घुसकर उसके डीएनए को भी खराब कर देता है, उसकी सेल वॉल सिंथेसिस को बेकार कर देता है और उसकी माइटोकॉन्ड्रिया को, रेप्लिकेशन को, सारी चीजों को बैक्टीरिया की अंदर जाकर तबाह कर देता है सिल्वर। ठीक है, प्रोटीन्स, डीएनए सबसे आकर इंटरेक्ट कर जाता है और बैक्टीरिया को काबिल नहीं छोड़ता कि वो रेप्लिकेट कर सके, सिल्वर इसमें। ठीक है, उसके बाद अंदर घुसने के बाद ये जो टूथ है फ्लोराइड की वजह से ये रीमिनरलाइजेशन कर देता है। किस तरह रीमिनरलाइजेशन कर देता है? दो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, एक बन जाता है सिल्वर फॉस्फेट और एक बन जाता है कैल्शियम फ्लोराइड। नॉर्मली हमारे जो हमारे टूथ स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है। ठीक है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, नॉर्मली जब फ्लोराइड आता है तो फ्लोरो एपेटाइट में चेंज हो जाता है। ठीक है, और वो फ्लोरो एपेटाइट एसिड रेजिस्टेंट होता है। जब एसडीएफ लगाते हैं तो एसडीएफ की वजह से कैल्शियम फ्लोराइड और सिल्वर फॉस्फेट बन जाता है। सिल्वर जाके हाइड्रोक्सी एपेटाइट के फॉस्फेट के साथ मिल जाता है और कैल्शियम जाके फ्लोराइड के साथ मिल जाता है और एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जो कि एक हाईली मिनरलाइज कॉम्प्लेक्स होता है और बैक्टीरिया इसको नहीं तोड़ सकता। क्यों नहीं तोड़ सकता? क्योंकि सिल्वर ने ऑलरेडी बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर, बैक्टीरिया के प्रोटीन्स के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया लगा हुआ है सबको खराब कर दिया है और बायोफिल्म को भी उसने बायोफिल्म से भी सारे बैक्टीरिया को इरेडिकेट कर दिया, इरोड कर दिया सिल्वर डायमाइन फ्लोराइड ने। इतनी खतरनाक चीज है ये। ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट काम सिल्वर डायमाइन फ्लोराइड का, एक चीज होती है एमएमपीस। कोई बताएगा मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज होता क्या है एग्जैक्टली? कोई कॉन्सेप्ट देगा मुझे? सर कोलाजनेस इनहिबिटर होता है ना? कोलाजनेस, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज, एमएमपी। ये खुद कोलाजनेस। हाँ, एसडीएफ इज एन एमएमपी इनहिबिटर। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज क्या है कि बॉडी के अंदर आपकी जब भी बॉडी के अंदर कोई भी चीज होती है, लेट सपोज आपको कोई वुंड इंजरी होती है, तो उस वुंड इंजरी को सही करने के लिए डिफरेंट सेल्स मौजूद होते हैं जिनमें कोलेजन प्रोड्यूसिंग सेल्स भी होते हैं और कोलेजन ब्रेकिंग सेल्स भी होते हैं, लाइक कोलेजनेस। नॉर्मली वुंड है, ठीक है, नॉर्मली वुंड इंजरी में होता है। इसी तरह दांत में भी जब कैरीज होती है तो वहां पे कोलेजनेसेस रिलीज होते हैं और उनको एंडोपेप्टिडेजेस कहते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर जन्म लेने वाले पेप्टाइड, बनने वाले पेप्टाइड्स को तोड़ने वाली चीजें होती हैं जिनको कहते हैं कोलेजनेसेस। जब कैरीज होती है तो ये कोलेजनेसेस एक्टिव हो जाते हैं और वो अंदर से कोलेजन को तोड़ते रहते हैं। जब कोलेजन को तोड़ते रहते हैं तो डीमिनरलाइजेशन ऊपर से हो रही है और अंदर से कोलेजन ब्रेक डाउन हो रहा है। इसकी वजह से कैविटी की डेप्थ इंक्रीज होती रहती है। ठीक है जी। तो ये सिल्वर डायमाइन फ्लोराइड एक ऐसी चीज है जो कि मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस, जो कोलेजनेसेस हैं, उनको इनहिबिट कर देता है जाके। जब मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस या कोलेजनेसेस इनहिबिट हो जाएंगे तो क्या होगा कि अब वो मैकेनिज्म नहीं चलेगा, तो कैविटी प्रोग्रेस नहीं करेगी। तो इसका दूसरा काम बहुत अच्छा ये है कि ये मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस को ब्लॉक कर देता है। और कौन सी चीज है जो मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस को ब्लॉक करती है? क्लोरहेक्सिडीन। क्लोरहेक्सिडीन, वेरी नाइस। ठीक है, जब भी हम बोलते हैं कि हमें हमेशा कैविटी को जब आप क्लीन करें या आप जब भी इरिगेशन करें एंडोडोंटिक केसेस में, तो आप क्लोरहेक्सिडीन वॉश करें ताकि अंदर जो आपने रूट कैनाल के बाद सारा पल्प निकाल लिया है और अब आपने गटापर्चा अंदर फिलिंग मटेरियल अंदर डालना है, उससे पहले जब आप क्लोरहेक्सिडीन यूज करेंगे तो क्लोरहेक्सिडीन जो कोलेजनेसेस अंदर बॉडी के अंदर पैदा हो रहे हैं उनको इनहिबिट कर देगा। तो आपकी ऑब्चुरेशन के बाद अंदर कोई कोलेजनेसेस एक्टिविटी नहीं होगी क्लोरहेक्सिडीन की वजह से। इसी तरह कैरीज में भी हम ये यूज करते हैं, चाहे वो रूट कैरीज हो चाहे नॉर्मल कैरीज हो, क्लोरहेक्सिडीन का यूज अच्छा है। इसके अलावा क्लोरहेक्सिडीन का और बहुत अच्छा काम है एक, कि वो वाइटलाइज कर देता है डेंटिन को। जब कोलेजन आपका दब जाता है, जब आप एडेशन कर रहे होते हैं और आप ओवर ड्राई कर देते हैं डेंटिन को, तो कोलेजन जो कि कोलैप्स कर जाता है, क्लोरहेक्सिडीन उनको भी रिवाइटलाइज कर देता है और उन ट्यूब्यूल्स को दोबारा स्लेंडर कर देता है ताकि आपका रेजन अंदर पेनिट्रेट हो जाए। ठीक है, दिस वाज समथिंग आउट ऑफ द टॉपिक।
इसके अलावा सिल्वर डायमाइन फ्लोराइड का जो बहुत अच्छा फंक्शन है वो एक है ज़ॉम्बी इफेक्ट। ठीक है, ज़ॉम्बी इफेक्ट सबको पता होगा ज़ॉम्बी क्या है। ठीक है, ठीक है, ज़ॉम्बी इफेक्ट क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया को मारते हैं, सिल्वर डायमाइन फ्लोराइड जिन बैक्टीरिया को मारता है वो बैक्टीरिया ज़ॉम्बीज बन जाते हैं और वो बैक्टीरिया मजीद बैक्टीरिया को मारना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये बैक्टीरिया के अंदर भी चेंजेस पैदा कर देता है। तो सिल्वर डायमाइन फ्लोराइड में हमने जो बात की, हमने नेमली 4 फंक्शन इसके पढ़े हैं। एक फंक्शन पढ़ा है कि सिल्वर आयंस बैक्टीरिया की तबाही मचा देते हैं। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा है कि रीमिनरलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा है कि डेंटिनल ट्यूब्यूल्स भी ब्लॉक हो जाते हैं, किस वजह से? सिल्वर फॉस्फेट और कैल्शियम फ्लोराइड बनने की वजह से। ठीक है, और चौथा हमने पढ़ा है कि ये मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस को भी ब्लॉक कर देता है। पांचवा हमने पढ़ा कि इसका ज़ॉम्बी इफेक्ट भी हो। तो अगर सिल्वर डायमाइन फ्लोराइड पे कोई सवाल आता है तो आपने शुरू करना है किस तरफ से कि सिल्वर डायमाइन फ्लोराइड is a colorless liquid, ठीक है, which is available to remineralize the lesions। ठीक है, अब उसके क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? सिल्वर से शुरू करेंगे कि वो बैक्टीरिया की तोड़फोड़ मचा देता है। ठीक है, फिर आएंगे आप के जो रीमिनरलाइजेशन करवाता है, ट्यूब्यूल्स की स्क्लेरोसिस, ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर देता है सिल्वर फॉस्फेट और कैल्शियम फ्लोराइड की बनने की वजह से, और एमएमपीस को इनहिबिट कर देता है। 4 फंक्शन ये हो गए। 5वां फंक्शन ज़ॉम्बी इफेक्ट क्रिएट करता है, जिन बैक्टीरिया को मारता है वो भी मजीद बैक्टीरिया को मारना शुरू करे। वो बैक्टीरिया भी इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपने दोस्तों के ऊपर हमला करना शुरू करते हैं। ठीक है जी, 44,800 की इसकी कॉन्सेंट्रेशन है पीपीएम। ठीक है, और 38% कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल है। तो हमने थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक जाके बात कर ली। ठीक है जी, तो ये एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स करवा सकती हैं, ये भी पढ़ा चुके हैं डॉक्टर जाजिम ने। टूथपेस्ट के अंदर ट्राइकोसोलान होना। ठीक है जी, ट्राइकोसोलान होना। ट्राइकोसोलान क्या करता है? सेल वॉल ब्रेक डाउन कर देता है बैक्टीरिया की। ठीक है जी, इसके अलावा अमाइंस होना या अमाइन फ्लोराइड होना। ठीक है, अमाइन फ्लोराइड्स हैं। ठीक है, इसके अलावा क्लोरहेक्सिडीन्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं, ये स्टेनस फ्लोराइड है, ये सारी चीजें काम करती हैं एंटी बैक्टीरिया, एंटी माइक्रोबियल एक्ट करती हैं। तो ये बताएगा कि फ्लोराइड एंटी बैक्टीरियल है, फ्लोराइड जो है वो बैक्टीरियसिडल है कि बैक्टीरियोस्टैटिक है? सर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। वेरी गुड। कितनी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए फ्लोराइड की बैक्टीरियसिडल होने के लिए? अगर आपने बता दिया ये तो मैं डॉक्टर जाजिम मेमन से आपकी फीस माफ करवा दूं। नहीं सर, ये मुझे नहीं पता, याद नहीं है। 200 टू 300 माइक्रो। मुझे भी याद नहीं है एक्चुअली, मैंने बड़ी मुश्किलों से याद किया था, लेकिन ये मैंने सवाल देखा था फातिमा जना के पेपर में फाइनल ईयर के, तो मैंने फिर ये सोचा इसको याद कर लूं। A minimum inhibitory concentration of 100 to 200 micrograms per ml of sodium fluoride is required to inhibit the growth of oral streptococci। ठीक है, 100 to 200 माइक्रोग्राम पर ml में ओरल स्ट्रेप्टोकोकाई इनहिबिट हो जाते हैं, और while 30 times the concentration is required to be bactericidal। तो 100 to 200 micrograms per ml multiply by 30 is needed to be bactericidal। नमाज ब्रेक है, फिर दोबारा बात करेंगे।
अच्छा जी, तो मिनिमल इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 100 to 200 माइक्रोग्राम पर ml नीडेड है फ्लोराइड की, ताकि ओरल स्ट्रेप्टोकोकाई इनहिबिट हो जाए, ठीक है। और 30 टाइम्स ऑफ दिस कंसंट्रेशन इज नीडेड फॉर बैक्टीरियासाइडल एक्शन, ठीक है जी, बैक्टीरियासाइडल एक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन टू, हमने डाइट एडवाइस की बात कर ली है, हमने टूथपेस्ट की बात कर ली है। अच्छा जी, चैप्टर 1 में लिखा हुआ, चैप्टर कैरीज वाले चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि फ्लोराइड टूथपेस्ट 500 ppm का 5000 ppm का ट्वाइस डेली यूज करेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा एसिडुलेटेड फॉस्फेट फ्लोराइड 1.23% यूज होगी 4 टाइम्स एक मंथ में, ठीक है, या फिर 2 से 4 वीक के दरमियान 4 दफा यूज होंगी, एक महीने में 4 दफा, याद कर लें। एपीएफ जो है एसिडुलेटेड फॉस्फेट फ्लोराइड एक महीने में 4 दफा यूज करेंगे रूट कैरीज के पेशेंट, ठीक है जी। इसके अलावा फ्लोराइड रिंसेस एवरी डे करेंगे, ठीक है जी, याद होनी चाहिए। वीकली क्या होती है, डेली क्या होती है। डेली 220 ppm होती है, वीकली 900 ppm, ठीक है जी। इन ऑफिस में आपके पास फ्लोराइड जेल आ जाती है और फ्लोराइड वार्निश आ जाता है। फ्लोराइड वार्निश आप कोशिश करेंगे कि आप कितनी दफा यूज करें, एटलीस्ट रूट कैरीज के पेशेंट में साल में एक दफा तो यूज करें ही करें। इसके अलावा 2020 के जनवरी या फरवरी के आर्टिकल में रूट कैरीज के ये भी लिखा हुआ है कि जो पेशेंट्स में रिस्क है, जो हाई रिस्क पे हैं रूट कैरीज के, उनमें आप सिल्वर डायमाइन फ्लोराइड को वंस इन अ ईयर यूज करें, ठीक है। अगर कैरीज होने के चांसेस हैं तो यूज करें, लेकिन जहन में रहे सिल्वर डायमाइन फ्लोराइड का कौन बताएगा कि एडवर्स इफेक्ट क्या है, या सिल्वर डायमाइन फ्लोराइड का कोई ऐसा नेगेटिव इफेक्ट है जो रिक्वायर्ड नहीं होता और होता है उसकी वजह से। Sir, maybe Staining is it is toxic to the normal cells as well, possibly. वो तो देखिए, वो तो अमाइंस और सिल्वर वो है ही है, ठीक है, उनका तो इफेक्ट है, लेकिन इतना कम इफेक्ट होता है कि वो टॉक्सिसिटी उसकी बर्दाश्त कर लेता है हमारी बॉडी या हमारा टूथ। मेजर इफेक्ट है कि डिस्कलर कर देता है टूथ स्ट्रक्चर, ठीक है, टूथ स्ट्रक्चर को काला कर देता है। यस सर, स्टेनिंग मैंने बताया था। स्टेनिंग बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब बात आ जाती है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, प्रिवेंटिव एंड कीमोथेरेप्यूटिक स्ट्रेटजीज पास्ट पेपर का सवाल है। इसके अंदर 4 चीजें याद कर लें। प्लाक को, पेशेंट की प्लाक रिमूवल करनी है, डाइट को मॉडिफाई करना है, टॉपिकल फ्लोराइड यूज करनी है, यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल यूज करना है। सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स के लिए 10 नंबर का सवाल आता है। व्हाट आर द प्रिवेंटिव एंड कीमोथेरेप्यूटिक स्ट्रेटजीज टू मैनेज रूट कैरीज। 4 लाइनें लिख दें, 4 पॉइंट लिख देंगे, नंबर पूरे मिल जाएंगे। अच्छे स्टूडेंट की तरह काम करेंगे तो आप 4 चीजें लिखने के, ये 4 चीजें मेंशन करने के बाद 1 2 3 4 फिर या दोबारा हेडिंग्स डालेंगे। मैं नॉर्मली यूं ही करता हूँ कि जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा होता हूँ, अगर मुझे आंसर डायरेक्टली पता होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि की को एक्सेस करूँ, ठीक है, और की के हिसाब से जवाब लिखूं। मुझे पता है कि 4 पॉइंट ही लिखने हैं मैंने, उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, ठीक है। और जब वापसी में दोबारा मैं आऊंगा चेक करने पेपर, तो अब मैं प्लाक रिमूवल को मैं इलेबोरेट करूंगा, इल्यूसिडेट करूंगा और लिखूंगा कि प्लाक रिमूवल किस किस तरह से हो सकता है आपका, ठीक है। डाइट मॉडिफिकेशन किस किस तरह से हो सकती है, कि आपने xylitol यूज करना है, डाइट आपने नॉन फर्मेंटेबल शुगर्स यूज करनी है, ठीक है।
फिर टॉपिकल फ्लोराइड की बात करूंगा कि टॉपिकल फ्लोराइड में क्या क्या है आपके पास अवेलेबल है। आपके पास फ्लोराइड वार्निशेस अवेलेबल है आपके पास, इन हाउस और इन ऑफिस में डिवाइड कर दूंगा उसको। एंटी माइक्रोबियल्स में आई कैन राइट आर्जिनिन, 1.3% आर्जिनिन यूज कर सकता हूं मैं। आई कैन यूज सिल्वर डायमाइन फ्लोराइड, आई कैन यूज अमाइन फ्लोराइड, ठीक है, आई कैन यूज स्टैनस फ्लोराइड, आई कैन यूज टूथपेस्ट विद ट्राइकोसोलान, ठीक है। तो ऑलवेज मेक योर पेपर मोर प्रेजेंटेबल इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। 4 पॉइंट लिखेंगे तो आइडियली 10 नंबर दे देने चाहिए, लेकिन कोई देता नहीं है नंबर। तो आपके पास एक फ्लो चार्ट बना है जो खाली पेज है, या जब माय सुपरवाइजर ऑलवेज टेल्स मी कि जब भी पेपर अटेम्प्ट करें आईएमएम का या पार्ट 2 का, तो जब पेपर के जब आखिरी पेज तक चले जाएं, सवाल पूरा लिख लें, तो जो सवाल लिखा है उसका एक फ्लो चार्ट बनाकर एक और बना दें, ताकि जब एग्जामिनर नंबर देने लगेगा तो वो फ्लो चार्ट देख के आपको 1 नंबर 2 नंबर ज्यादा दे देगा, ठीक है। सो दिस इज अ टिप फॉर आईएमएम एंड पार्ट 2 कैंडिडेट्स, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं हम कि अब सॉरी सर, एक सेकंड। फ्लो चार्ट से मुराद जैसे मैं एरोज बना के लिखूं, लाइक फ्लो चार्ट कैसे? एग्जैक्टली फ्लो, अब आपने लिख दिया, ऊपर लिख दिया कि प्रिवेंटिव एंड कीमोथेरेप्यूटिक स्ट्रेटजीज, ठीक है, आपने 4 बॉक्स बना दिए। प्लाक रिमूवल, डाइट मॉडिफिकेशन, टॉपिकल फ्लोराइड, एंटी माइक्रोबियल। प्लाक रिमूवल के नीचे आपने लिख दिया वाया टूथ ब्रशेस, ठीक है, वाया इंटरडेंटल ब्रशेस, वाया स्केलिंग, वाया मतलब आपने नीचे उसके एरोज बना के या यूं करके लिख दिया, मतलब मेकिंग इट। डाइट मॉडिफिकेशन में आपने लिख दिया कि यूज ऑफ xylitol, यूज ऑफ नॉन फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। फिर आप लिख देंगे यूज ऑफ एजेंट्स विच, मतलब जिस तरह बफरिंग एजेंट्स होते हैं, जिस तरह चीज वगैरह है, ये बहुत ही फेवरेबल है, ठीक है। जिस तरह आप कोई ऐसे एजेंट्स यूज कर सकते हैं जो कि नॉन फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। आपने टॉपिकल फ्लोराइड में टॉपिकल फ्लोराइड की कुछ चीजें लिख दी, टॉपिकल फ्लोराइड की क्या क्या यूज कर सकते हैं। डेली फ्लोराइड रिंस यूज कर सकते हैं, फ्लोराइड वार्निश यूज कर सकते हैं, आपका फ्लोराइड जेल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर एंटी माइक्रोबियल्स में आपने दोबारा नीचे पॉइंट्स डालकर उसी फ्लो चार्ट में पॉइंट्स डाल के एंटी माइक्रोबियल्स में लिख दिया ट्राइकोसोलान, टूथपेस्ट विद ट्राइकोसोलान, टूथपेस्ट विद स्टैनस फ्लोराइड, टूथपेस्ट विद अमाइन फ्लोराइड, टूथपेस्ट विद, मतलब दिस मेक्स इट मोर प्रेजेंटेबल, ठीक है। तो वो देखेगा कि यार ये इतनी मेहनत की है इसने। देखें, जो एग्जामिनर होता है वो आपके की पॉइंट्स पढ़ रहा होता है, वो आपकी सारी राइटिंग नहीं पढ़ रहा होता, ठीक है। तो जब आखिरी में आकर आपने एक चार्ट बना दिया होगा तो वो चार्ट देखकर वो उसको सब समझ में आ जाएगा कि इसने सवाल को सही समझा है, ठीक है, और उसने जवाब दे दिया। सर एक चीज आपसे कंफर्म करनी थी सर, एंटी माइक्रोबियल्स में ओजोन का भी शायद कोई रोल है? बिल्कुल बिल्कुल, ओजोन का भी रोल है। पेपर में जो सवाल आया था उसमें ओजोन भी आया था और उसमें सिल्वर डायमाइन फ्लोराइड भी आया था, और ओजोन आपकी किताब में मेरे ख्याल से 1 से 1.5 लाइन लिखी हुई है और कुछ भी, और ये वेलबरी में थोड़ा सा बता दो। वेलबरी में लिखा हुआ है। मेरा सॉरी, इस मामले में मेरी नॉलेज लिमिटेड है, ठीक है, मैंने पढ़ा हुआ जरूर है, बट इसका कॉन्सेप्ट मेरा बहुत क्लियर नहीं है, तो मैं आपको कोशिश करूंगा ऑडियो पे ग्रुप पे ही बता दूं, ठीक है। ओके सर, जरूर। ठीक है जी। अच्छा, नाउ कमिंग टूवर्ड्स के, अच्छा जी, सबसे नॉर्मली जो शेप ऑफ द कैविटी मिलता है आपको, अब नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स मैनेजमेंट। अभी हमने बात की थी प्रिवेंटिव एंड कीमोथेरेप्यूटिक स्ट्रेटजीज, अब हम बात करेंगे ऑपरेटिव मैनेजमेंट की। तो ऑपरेटिव मैनेजमेंट के पढ़ने से पहले ऑपरेटिव मैनेजमेंट के हमें पता होना चाहिए कि लीजन हमें प्रेजेंट किस तरह का होगा। इरेगुलर सा लीजन होगा, इलिप्टिकल सा लीजन होगा, इंटरप्रॉक्सिमली छोटा सा स्टार्ट होगा और बैंड लाइक पूरा फैल जाएगा, ठीक है। रूट कैरीज के बारे में कहा जाता है कि बहुत जल्दी स्प्रेड करती है, लैटरली स्प्रेड करती है, ठीक है। तो ये बात जहन में रखें। इट कुड बी 0.5, लेस देन 0.5 मिलीमीटर, और इट कुड बी मोर देन 0.5 मिलीमीटर एंड अप टू 1 मिलीमीटर टू 3 मिलीमीटर, ठीक है जी। अच्छा, सीजे के लेवल पे मिलेगी आपको। इनेमल भी इन्वॉल्व हो सकता है, इनेमल इन्वॉल्व नहीं भी हो सकता। जब भी रूट कैरीज होती है तो वो एक एरिया में सीजे को, जो आपका समझे कि दांत का सर्वाइकल एरिया, अगर रूट कैरीज यहाँ पे रूट कैरीज, लेट्स सपोज ये रूट है, ठीक है, रूट कैरीज अगर इस पॉइंट पे हो रही है तो जाहिर सी बात है ये वाला पॉइंट भी अंडरमाइन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी कैविटेट हो सकता है वो एरिया। तो जब भी आप मैनेजमेंट करेंगे तो आपने ये देखना है कि कितना आपने टू